Hello students, welcome to the Swami Vivekanand Institute. This is Surbi Jain and today I am going to teach you very important topic of UGC NET paper 1 which is higher education system. Higher education system जो कि पेपर 1 की बहुत ही इंपॉर्टेंट यूनिट है, उसको मैं आज आपको पढ़ाने जा रही हूँ. ठीक है, हायर एजुकेशन सिस्टम जिसको उच्च शिक्षा प्रणाली भी कहा जाता है, ठीक है, उसको हम स्टडी करेंगे आज. हायर एजुकेशन सिस्टम, उच्च मतलब हायर लेवल की शिक्षा प्रणाली. ठीक है, सो बेसिकली हायर एजुकेशन सिस्टम को हम स्टडी करने जा रहे हैं. मैंने बताया पेपर 1 यूजीसी नेट का बहुत ही इंपॉर्टेंट यूनिट है. हायर एजुकेशन होता क्या है, उच्च शिक्षा किसे कहा जाता है. अब कई स्टूडेंट्स होते हैं जिन्होंने 12th पास की है, किसी ने 10th की स्टडीज करा है, उनको हायर एजुकेशन कहा जाएगा, उच्च शिक्षा कहा जाएगा. या जिसने बैचलर्स लेवल की एजुकेशन कर लिया, जिसने बीकॉम किया है, बीएससी करा है एंड सो ऑन, एमबीबीएस किया है. एमबीबीएस को भी हम बैचलर्स लेवल की एजुकेशन कहा जाता है. एमबीबीएस ये जो स्टूडेंट्स डॉक्टर परस्यू करते हैं, ऑफिशियली जो डॉक्टर्स होते हैं जो हमारा ट्रीटमेंट करते हैं, तो एमबीबीएस ये मत सोचना अगर आगे एम लगा है तो ये बैचलर्स कोर्स नहीं है, ये बैचलर्स का ही कोर्स है. ठीक है, जैसे कि हमारा यूजी कोर्स है, ये अंडर ग्रेजुएट लेवल का. ठीक है, इसी तरह से बीकॉम हो गया एंड सो ऑन. सो हाँ, मैं कंटिन्यू कर रही थी हायर एजुकेशन सिस्टम क्या है. सो बैचलर्स लेवल के कोर्स को, मास्टर्स लेवल के कोर्स को या फिर पीएचडी लेवल के कोर्स को कहा जाएगा हायर एजुकेशन. किसे कहा जाएगा, अगर आपको पता है तो कमेंट बॉक्स में लिखिए नीचे. ठीक है, सो मैं आपको बताने जाती हूँ हायर एजुकेशन सिस्टम में हायर एजुकेशन किसको कहा जाता है. उच्च शिक्षा प्रणाली. बेसिकली हम स्टडी करें इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ इंडिया. हम इंडिया के संदर्भ में, भारत के संदर्भ में पढ़ेंगे कि हायर एजुकेशन किसे कहा जाता है. हायर एजुकेशन सिस्टम ऑफ इंडिया. तो बेसिकली पहला वर्ड है यहाँ पर, बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है ये, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन. व्हाट इज मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, पता है किसी को मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन किसे कहा जाता है. मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, फॉर्मरली एमएचआरडी. फॉर्मरली मतलब पहले, जिसको पहले एमएचआरडी कहा जाता था. एमएचआरडी इज मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स एंड डेवलपमेंट. ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स एंड डेवलपमेंट. ये पहले एमएचआरडी थी और अब इसको मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन कहा जाता है. एमएचआरडी फॉर्म हुई थी हमारी 26 सितंबर 1985. ठीक है, सो मैंने क्या बोला, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन जिसको पहले एमएचआरडी कहा जाता था, मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स एंड डेवलपमेंट, वो 26 सितंबर 1985 को फॉर्म हुई थी. ठीक है, कब फॉर्म हुई थी, 26 सितंबर 1985 को. ठीक है, हम्म, 26 सितंबर. और ये रही कब तक, 2020 तक रही. 2020 तक रही और 2020 में बेसिकली चेंज होकर हमारी मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, नाम चेंज हो गया. बेसिकली पहले एमएचआरडी था, बाद में चेंज हो गया, फिर से मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन हो गया. ठीक है, सो एमएचआरडी की फॉर्मेशन किसके अकॉर्डिंग हुई थी, किन्होंने की थी, राजीव गांधी, श्री राजीव गांधी. बेसिकली ये बताने के लिए है बस. ठीक है, एंड उसके बाद नरेंद्र मोदी जी ने, श्री नरेंद्र मोदी जी ने हमारी 2020 में एनईपी जिसे नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन, सॉरी एनपीई होता है, नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन, जो 1986 से रिलेट करती है. एंड एनईपी इज नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, जो कि 2020 में आई. जब ये आई तो नाम चेंज हो गया मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन. ठीक है, कुछ समझ आया मैंने क्या बोला. हायर एजुकेशन सिस्टम ऑफ इंडिया में स्टडी करने से पहले हम देख रहे हैं एक टर्म जिसका नाम है मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, जिसको पहले एमएचआरडी बोला जाता था, उसकी फुल फॉर्म है मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स एंड डेवलपमेंट. 26 सितंबर 1985 को ये फॉर्म हुई थी एमएचआरडी और 2020 में अबॉलिश होकर नाम बेसिकली चेंज हो गया. नॉट अबॉलिश, खत्म नहीं हुई, नाम चेंज हो गया, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन बन गया. तो पहले एमएचआरडी जब था तो एनपीई थी. एनपीई इज नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन 1986, जिसको हम डिटेल में आगे स्टडी करेंगे. ठीक है, सो एमएचआरडी जब था ये. एंड सेकेंड
NEP इज नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, न्यू एजुकेशन पॉलिसी, कई लोग इसको शॉर्ट में कई बार बोल देते हैं, वैसे नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020, श्री नरेंद्र मोदी जी ने इसको बेसिकली उनके थ्रू आई है ये, ठीक है, जो भी है। तो अब मैं क्राइटेरिया बता रही हूँ आपको हायर एजुकेशन सिस्टम ऑफ इंडिया के अकॉर्डिंग। मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन डिफाइंस हायर एजुकेशन। सो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने डिफाइन किया है, जिसे पहले MHRD बोला जाता था, हायर एजुकेशन को कैसे। दो कंडीशंस हैं यहाँ पर, दो क्राइटेरियाज हैं। पहला 12 years ऑफ स्कूलिंग विद 9 months ऑफ एजुकेशन फुल टाइम। समझ आया मैंने क्या बोला? 12 साल की स्कूलिंग करेंगे आप, उसके बाद 9 महीने का कोई भी फुल टाइम कोर्स करेंगे तो उसको आप हायर एजुकेशन की कैटेगरी में डाला जाएगा, ठीक है। सेकेंड कैटेगरी हमारी क्या है? 10 years ऑफ स्कूलिंग विद 3 years ऑफ फर्दर स्टडीज। समझ आ रहा है मैं क्या बोल रही हूँ? पहला केस तो यह है कि 12 साल की हमने स्कूलिंग कर ली, जैसे नॉर्मली 12th स्टैंडर्ड के स्टडीज कर लिया आपने, ठीक है। उसके बाद 9 महीने का कोई भी एजुकेशन अटेन किया आपने फुल टाइम, तो उसे कहा जाएगा हायर एजुकेशन की डेफिनेशन के अंदर। तो अभी कह सकते हैं आपने हायर एजुकेशन, उच्च शिक्षा को प्राप्त किया है, हायर एजुकेशन को अटेन किया है। समझ आ रहा है मैं क्या बोल रही हूँ? सेकेंड 10 years ऑफ स्कूलिंग विथ 3 years ऑफ फर्दर स्टडीज। फर्दर मतलब आगे चल के, फर्दर मतलब होता आगे की स्टडीज। तो 10 साल की स्कूलिंग कर ली, उसके बाद 3 साल की कोई कोर्स कर लिया, 3 साल की फर्दर स्टडीज कर ली, उसे हायर एजुकेशन के अकॉर्डिंग हायर एजुकेशन में काउंट किया जाएगा, ठीक है। और ये मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के अकॉर्डिंग डेफिनेशन है। समझ आ गया? कोई डाउट? कोई भी डाउट हो, छोटा मोटा जैसा भी डाउट हो, कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, ठीक है। सो हायर एजुकेशन सिस्टम ऑफ इंडिया के अकॉर्डिंग, बेसिकली हायर सिस्टम ऑफ एजुकेशन ऑफ इंडिया हम पढ़ रहे हैं, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के अकॉर्डिंग हायर एजुकेशन क्या होती है, मैंने 2 क्राइटेरिया बता दिए, ठीक है। नाउ अब हायर एजुकेशन किस किस तरह की हो सकती है? इट मे बी जनरल, नॉर्मल जनरल लेवल, जनरल हो सकती है, वोकेशनल हो सकती है, प्रोफेशनल लेवल की हो सकती है, और टेक्निकल भी हो सकती है। कैसी? टेक्निकल। अब कैसी होती है? प्रोफेशनल कौन सी होती है? हायर एजुकेशन अगर हम अटेन कर रहे हैं, किसी को उच्च शिक्षा मिल रही है, तो वो टेक्निकल कब कहलाएगी, प्रोफेशनल कब कहलाएगी, वोकेशनल कब कहलाएगी, और जनरल कब कहलाएगी? उसके लिए क्राइटेरिया मैं भी आपको एक चार्ट के फॉर्म में पूरा एक्सप्लेन करती हूँ, थोड़ा बेटर समझ आएगा, ठीक है। तो ये समझ आ गया, आई होप सो, ठीक है। कोई पॉइंट्स लिखना तो लिख लेना, अपने नोट्स खुद से बनाते रहना जो जो आपको इंपॉर्टेंट लगे, ठीक है। सो ठीक है, मैं बता रही थी हायर एजुकेशन के संदर्भ में ना, ठीक है। सो बेसिकली अगर हम एजुकेशन सिस्टम की बात करें हमारे इंडिया के अकॉर्डिंग, ठीक है, सो हमारे लेवल्स होते हैं 3, यू नो, मैं आपको दिखाती हूँ। हाँ जी, अगर मैं एजुकेशन सिस्टम की बात करूँ, हम स्टडीज कर रहे हैं बेसिक लेवल से, मैं हायर एजुकेशन की बात अभी नहीं कर रही हूँ, बीच में मैंने बोला एजुकेशन सिस्टम। अब इंडिया का एजुकेशन सिस्टम कैसा है? पहले मैंने हायर एजुकेशन सिस्टम की बात की थी, अभी मैं एजुकेशन सिस्टम की बात कर रही हूँ। शिक्षा प्रणाली वो उच्च शिक्षा प्रणाली थी, जिसमें मैंने बताया था कि 12 साल की स्कूलिंग, 9 महीने का फुल टाइम कोर्स, सेकेंड मतलब फुल टाइम एजुकेशन, सेकेंड क्या था? 10 साल की स्कूलिंग विद 3 years ऑफ फर्दर स्टडीज। समझ आया? और मैंने बोला था हायर एजुकेशन जनरल लेवल की, वोकेशनल, टेक्निकल या प्रोफेशनल भी हो सकती है, पर अभी मैं बात कर रही हूँ एजुकेशन सिस्टम ऑफ इंडिया की। तो एजुकेशन सिस्टम ऑफ इंडिया कैसे कैसे होगा? इट विल स्टार्ट विद एलिमेंट्री एजुकेशन। एलिमेंट्री मतलब समझते हैं? प्राथमिक शिक्षा। प्राथमिक शिक्षा, एलिमेंट्री एजुकेशन इज प्राथमिक शिक्षा। ठीक है, एंड इसमें प्री प्राइमरी और प्राइमरी लेवल्स आते हैं। सुना होगा आपने प्राइमरी, प्री प्राइमरी, बहुत से स्टूडेंट्स ने की भी होगी, आज के टाइम में तो कुछ ज़्यादा ही करते हैं, ठीक है ना। तो बेसिकली प्री प्राइमरी तो नेसेसिटी है, मतलब करती हैं सब। तो बेसिकली एलिमेंट्री एजुकेशन जिसको प्राथमिक शिक्षा कहा जाता है, सबसे पहले जो बच्चों को एजुकेशन दी जाती है उसे प्री प्राइमरी और प्राइमरी में डिवाइड किया जाता है, ठीक है। उसके बाद आता है सेकेंडरी एजुकेशन। सेकेंडरी एजुकेशन जो माध्यमिक लेवल पे होती है, दूसरे लेवल पे होती है, सेकेंडरी मतलब दूसरे नंबर पे होती है, जब प्री प्राइमरी और प्राइमरी हो जाती है कंप्लीट, ठीक है, सेकेंडरी एजुकेशन कहा जाता है जिसे। सेकेंडरी एजुकेशन में हमारा सेकेंडरी एंड सीनियर सेकेंडरी आता है। आपने कभी नाम सुना होगा, स्कूल्स के नाम होते हैं, एग्जाम्पल के लिए मैं बोलूँ, SKV सीनियर सेकेंडरी स्कूल, सीनियर सेकेंडरी, समझ रहे हैं? तो सीनियर सेकेंडरी मतलब वो सेकेंडरी लेवल की एजुकेशन प्रोवाइड करेंगे, सीनियर सेकेंडरी लेवल की एजुकेशन प्रोवाइड करेंगे, आपको समझ आ रहा है? उसके बाद हमारा आता है टर्शियरी एजुकेशन। सेकेंडरी एजुकेशन को हम बोलेंगे माध्यमिक शिक्षा।
आप में से कोई मुझे ये बता सकता है कि सेकेंडरी एजुकेशन की जो बेसिकली हम सेकेंडरी एजुकेशन लेते हैं, माध्यमिक स्तर की शिक्षा लेते हैं, माध्यमिक स्तर की जो शिक्षा लेते हैं वो किस एज से लेके किस एज तक चलती है? जिसको पता है फटाफट से कमेंट बॉक्स में लिखिए, ठीक है, नीचे। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज, नेक्स्ट वी आर गोइंग फॉर टर्शियरी एजुकेशन। टर्शियरी मतलब 3 से रिलेटेड है, तृतीयक शिक्षा, ठीक है। क्या बोलेंगे इसको? तृतीयक। तृतीयक बेसिकली तृतीय एक वर्ड होता है, तृतीय संस्कृत वर्ड है, तृतीय इसका मतलब होता है 3, ठीक है। तो तृतीयक शिक्षा, समझ आ रहा है? सो टर्शियरी एजुकेशन में भी फर्दर पार्ट्स हैं, सेग्रीगेशन है, डिविजन्स हैं। पहला है हायर एजुकेशन। टर्शियरी एजुकेशन मतलब जब हमने प्राथमिक शिक्षा प्राप्त कर ली, फिर माध्यमिक स्तर की शिक्षा प्राप्त कर ली, फिर हम तृतीयक क्षेत्र की शिक्षा को चाहे तो हम आगे कर सकते हैं कंटिन्यू। तो उसमें हमारा पहला आएगा हायर एजुकेशन, या कुछ स्टूडेंट्स हायर एजुकेशन की तरफ ना जाके वोकेशनल एजुकेशन एंड ट्रेनिंग की तरफ जाएंगे, जो कि काफी इंपॉर्टेंट है, बहुत से स्टूडेंट्स करते हैं ये वाला वोकेशनल एजुकेशन एंड ट्रेनिंग। बहुत बार सुना होगा वोकेशनल कोर्सेज क्या होते हैं क्या नहीं होते हैं, किसी को पता है वोकेशनल कोर्सेज क्या होते हैं? वोकेशनल कोर्सेज या ट्रेनिंग्स वो इस बेसिकली उनका टारगेट होता है, हायर एजुकेशन का टारगेट है हमें जॉब लेनी है, आगे हम फर्दर स्टडीज करेंगे, उसके बाद एक्सपर्टीज हासिल करके या कुछ पर्टिकुलर मोटिव को पूरा करके फिर आगे जॉब में जाएंगे, मतलब इसमें भी एजुकेशन का प्रोसेस कंटिन्यू होगा। लेकिन इसमें भी एजुकेशन है, लेकिन ये हमारी जॉब ओरिएंटेड होती है। वोकेशनल एजुकेशन एंड ट्रेनिंग हमारी जॉब ओरिएंटेड होती है, मतलब इसमें हमारा डायरेक्ट मोटिव होता है कि हम वही सारी स्किल्स सीखें जिससे हमें डायरेक्टली जॉब मिल जाए, अब एग्जांपल के लिए जैसे क्या होता है, देखो मैंने नीचे एग्जांपल दे रखा है, आईटीआई के कोर्स करते हैं स्टूडेंट्स, और बहुत पुराने जमाने में स्टिचिंग वगैरह के करते हैं, जिनको अपना पर्सनल मोटिव है। स्टिचिंग की बात ना करते हुए मेन टॉपिक पे आते हैं जो थोड़ा लेटेस्ट हैं, आईटीआई, पॉलीटेक्निक, आईटीसी, यहाँ कॉमर्स आएंगे, कंप्यूटर कोर्सेज एटसेट्रा। कुछ स्टूडेंट्स कंप्यूटर कोर्सेज कर लेते हैं, टैली सीख लेते हैं, वर्ड एक्सेल बेसिक कोर्सेज करके सीधा उन्हें जॉब मिल जाती है, ठीक है। समझ आ रहा है मैं क्या बोल रही हूँ? कोई डाउट तो नहीं है? सो ये है। सो मैंने अभी क्या बताया, एजुकेशन सिस्टम ऑफ इंडिया में एलिमेंट्री, सेकेंडरी और टर्शियरी एजुकेशन होती है। टर्शियरी एजुकेशन में हायर एजुकेशन और वोकेशनल एजुकेशन एंड ट्रेनिंग आता है, ठीक है। और हायर एजुकेशन में जनरल और प्रोफेशनल लेवल होता है। वोकेशनल एजुकेशन एंड ट्रेनिंग में ट्रेडिशनल भी होता है और न्यू भी होता है। अब न्यू कोर्सेज जो कि जॉब ओरिएंटेड है वो कौन से होंगे? बहुत सारे ट्रेंडिंग है आज की डेट में, एग्जाम्पल मैंने कुछ मेंशन कर रखे हैं। बेटर मैं आपको एक चार्ट के थ्रू बताती हूँ, आपको थोड़ा ज़्यादा इजी होगा अंडरस्टैंड करना, ठीक है। सो एजुकेशन सिस्टम इन इंडिया हमारा पहला है कौन सा? बताइए, किसी को पता हो तो, जिसे पता लिखिए, अभी मैंने पढ़ाया पीछे। प्राइमरी एजुकेशन, एजुकेशन सिस्टम में सबसे पहले स्टार्ट होगा हमारा प्राइमरी एजुकेशन, ठीक है। प्राइमरी एजुकेशन जिसे हम बोलते हैं प्राथमिक शिक्षा, ये कौन सी एज तक चलेगी या कौन सी क्लास तक चलेगी, बता सकते हैं आप में से कोई? चलो मेरा क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन का आंसर चाहिए मुझे। ये फर्स्ट, बेसिकली फर्स्ट से पहले भी लेवल्स आते हैं, मतलब अप टू, ये अप टू 5th चलेगी या अप टू 8th? अप टू 5th और अप टू 8th, ठीक है। प्राइमरी एजुकेशन जिसे प्राथमिक शिक्षा कहा जाता है, इसके 2 पार्ट्स होते हैं, प्री प्राइमरी, सुना होगा केजी, नर्सरी एंड ऑल, है ना, वही सब इसके अंदर आते हैं, एंड सेकेंड इज प्राइमरी, ठीक है। अब दूसरे नंबर पे आएगी हमारी सेकेंडरी एजुकेशन जिसे माध्यमिक स्तर की शिक्षा बोला जाता है, माध्यमिक शिक्षा बोला जाता है, सेकेंडरी एजुकेशन, ठीक है। सेकेंडरी एजुकेशन में कौन कौन से लेवल्स आएंगे, कौन कौन सी क्लासेस आएंगी, बताइए।
सेकेंडरी एजुकेशन में मैंने बताया सेकेंडरी और सीनियर सेकेंडरी आएंगे। सुना होगा स्कूल में जूनियर सीनियर, समझ रहे हैं? सीनियर मतलब वही, सेकेंडरी में हमारा आएगा 9th and 10th, एंड सीनियर सेकेंडरी में 11th and 12th, 11th and 12th क्लास। ठीक है, कोई डाउट तो नहीं है किसी को? बहुत सिंपल चीज चल रही है, नॉर्मली जो आप सबने किया है वही सब है ये। ठीक है, उसके बाद आता है काफी इंपॉर्टेंट पार्ट, इंपॉर्टेंट सभी है वैसे, हमारा आता है तीसरा, जिसे हम बोलते हैं टर्शियरी एजुकेशन। जिसे तृतीयक शिक्षा क्षेत्र बोला जाएगा, बेसिक क्षेत्र नहीं बोल सकते, सेक्टर नहीं है यहाँ पे, तृतीयक शिक्षा। ठीक है, तो तीसरे लेवल की जो एजुकेशन है, थर्ड लेवल की, उसको दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, मैंने बताया था। जिसको पता है फटाफट से कमेंट बॉक्स में लिखिए कौन कौन से हैं दो क्लासिफिकेशंस। पहला है हायर एजुकेशन और दूसरा वोकेशनल एजुकेशन एंड ट्रेनिंग। ठीक है, पहला है हायर एजुकेशन, दूसरा है वोकेशनल एजुकेशन एंड ट्रेनिंग। ठीक है, सो अब हायर एजुकेशन में भी मैंने दो क्लासिफिकेशंस बताए थे, याद है किसी को? मैं इसको आपको सेपरेट शीट पे बता रही हूँ, टर्शियरी सेक्टर का। ठीक है, टर्शियरी एजुकेशन, यस, पहला हायर एजुकेशन, उच्च शिक्षा, मतलब आगे और ज्यादा स्टडीज करनी है उन्हें, जिसमें 9 मंथ का फुल कोर्स या 3 इयर्स की फर्दर स्टडीज अगर 10th की होती तो। ठीक है, सो इसमें हमारा पहला मैंने बताया था, इसमें भी फर्दर क्लासिफिकेशंस हैं, वर्गीकरण और भी है। तो पहला क्या है? जनरल, दूसरा बताइए प्रोफेशनल। पहला है जनरल, दूसरा है प्रोफेशनल। ठीक है ना? और उसके बाद यहां पे आएगा वोकेशनल एजुकेशन। वोकेशनल का मीनिंग एग्जैक्ट पता है किसी को? व्यवसायिक कह सकते हो आप। ठीक है, सीधा मोटिव ही हमारा जॉब मिले फटाफट से। इनमें भी है मोटिव, लेकिन प्रोसेस थोड़ा लेंदी जाएगा अलग तरीके से। ठीक है, वोकेशनल एजुकेशन एंड मैंने ये वाला लिखा, लेकिन ए एंड डी इसका मतलब यही है। ठीक है, एंड शॉर्टकट्स मत यूज करो, बेटर है। एट टाइम्स इफ आई एम टेलिंग यू, लेकिन बेटर है कि नहीं करना चाहिए। एंड ट्रेनिंग, अब इसकी भी फर्दर दो क्लासिफिकेशंस हैं। ट्रेडिशनल, जो कि पुराने टाइम पे चलते थे, एंड न्यू बोल सकते हो, नए लेवल के। ट्रेडिशनल मतलब परंपरागत। ठीक है, लिख रहा मैं। ठीक है, न्यू जो कि इमर्जिंग है आज की डेट में। इमर्जिंग मतलब उभरते हुए, जो आजकल ज्यादा ट्रेंड में है। ठीक है, सो अब जनरल में बात की जाए, मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, याद है, हायर एजुकेशन सिस्टम ऑफ इंडिया के में कि हायर एजुकेशन सिस्टम इट मे बी बेसिकली जनरल, प्रोफेशनल और बेसिकली साथ में बताया था वोकेशनल और टेक्निकल। ठीक है, तो उसी से रिलेटेड जाएगा आगे। अब जनरल में हमारा क्या क्या आ जाएगा? आर्ट्स, साइंस या कॉमर्स।
जनरल लेवल पे तो यही माना जाएगा। प्रोफेशनल में क्या क्या आ जाएगा हमारा? डॉक्टर्स जो करते हैं एमबीबीएस एंड ऑल, ये सब प्रोफेशनल में काउंट होता है। आर्किटेक्चर भी होता है, और कोई? इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स देते हैं ना एग्जाम, एंट्रेंस एग्जाम, आईआईटी एंड ऑल में एडमिशंस के लिए, JEE एंड सो ऑन। ठीक है, चलो उतना डिटेल में क्या जाना अभी फिलहाल, पर ये समझ आया हायर एजुकेशन में जनरल और प्रोफेशनल हो जाएगा। ठीक है, जनरल और प्रोफेशनल। जनरल में आर्ट्स, साइंस एंड कॉमर्स आएगा, प्रोफेशनल में डॉक्टर्स, आर्किटेक्चर, इंजीनियरिंग एंड सो ऑन आएगा। मैंने एग्जांपल्स दिए फ्यू। अब बात करते हैं वोकेशनल एजुकेशन एंड ट्रेनिंग में। ट्रेडिशनल में कौन कौन से आ जाएंगे? ITI और ITC, पॉलीटेक्निक, कंप्यूटर कोर्सेज एंड सो ऑन। ठीक है, एटसेट्रा। नाउ न्यू एंड इमर्जिंग में कौन कौन से आ जाएंगे? स्टूडेंट्स कर रहे हैं बहुत सारे हॉस्पिटैलिटी के, हॉस्पिटैलिटी और ट्रैवल, टूरिज्म, है ना, टूरिज्म, हॉस्पिटैलिटी, एविएशन एंड सो ऑन। बहुत सारे, क्रिएटिव राइटिंग एंड ऑल भी चल रहा है, ब्लॉगिंग चल रहा है। कुछ टाइम सीखो फिर सीधा अर्निंग स्टार्ट करो, तो अच्छा है, वो भी ऑप्शंस अच्छे हैं। वो डिपेंड करता है आपकी चॉइस क्या है, खुद की आपकी पसंद क्या है, आपको कैसे क्या करना है। ठीक है, समझ आ गया है सारा? ठीक है ना, कोई डाउट तो नहीं है ना किसी को? सो मैं यहाँ पर यही सब एक्सप्लेन करा हुआ है। एजुकेशन सिस्टम ऑफ इंडिया, इंडिया के एजुकेशन सिस्टम की बात कर रही हूँ, हायर एजुकेशन नहीं है ये। एलिमेंट्री एजुकेशन, जिसे प्राइमरी एजुकेशन भी बोला जा सकता है। ठीक है, सबसे पहले जो दी जाती है एलिमेंट्री। ठीक है, सेकेंडरी, टर्शियरी। टर्शियरी में दो क्लासिफिकेशन है, हायर एजुकेशन जिसको बोलते हैं उच्च शिक्षा, वोकेशनल एजुकेशन एंड ट्रेनिंग। हायर एजुकेशन में जनरल एंड प्रोफेशनल लेवल की होगी, और इसमें ट्रेडिशनल एंड न्यू। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। तो ये बता दिया मैंने कि हायर एजुकेशन सिस्टम ऑफ इंडिया में बेसिकली ये जो भी हायर एजुकेशन जनरल, वोकेशनल, प्रोफेशनल और टेक्निकल चारों तरह की हो सकती है। अच्छा, अब टाइप्स ऑफ इंस्टीट्यूशंस ऑफ हायर एजुकेशन। अब जब हम उच्च शिक्षा को प्राप्त कर रहे हैं, ठीक है, हायर एजुकेशन को अटेन कर रहे हैं, तो कौन कौन सी इंस्टीट्यूशन से हम एजुकेशन लेंगे उसे हायर एजुकेशन में काउंट किया जाएगा, या बेसिकली कौन कौन सी इंस्टीट्यूशंस के टाइप होते हैं जो कि हमें उच्च शिक्षा प्रदान करते हैं, देते हैं हमें। ठीक है, so all institutions of higher education would be covered under the survey। सर्वे के अंडर कवर होंगी जितनी भी इंस्टीट्यूशंस हैं हायर एजुकेशन की। ठीक है, जो हायर एजुकेशन हमें दे रही है, समझ आ रहा है सब के सब। These institutions is classified, basically is नहीं आ रहा है। These institutions are classified under 3 categories, 3 भागों में विभाजित की जाती है। पहला कौन सा है? यूनिवर्सिटीज। सुना होगा यूनिवर्सिटीज, बहुत सारी यूनिवर्सिटीज होती है। इग्नू एक यूनिवर्सिटी है, इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी, दिल्ली यूनिवर्सिटी, बहुत से लोगों ने उसी से किया हुआ है अपना ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, और बहुत सारी यूनिवर्सिटीज हैं हमारी। अब यूनिवर्सिटीज भी बहुत तरह की होती हैं। ठीक है, यूनिवर्सिटी कहाँ किसे जाएगा वो सब हम आगे वाले सेशंस में सीखेंगे। ठीक है, सेंट्रल हो सकती है, स्टेट हो सकती है, प्राइवेट हो सकती है, डीम्ड टू भी हो सकती है, एंड सो ऑन, जो भी है। क्लियर है? सो यूनिवर्सिटीज। सेकेंड हमारा है कॉलेजेस और इंस्टीट्यूशंस रिकॉग्नाइज्ड और अफिलिएटेड टू यूनिवर्सिटीज। यूनिवर्सिटीज तो पता है ना क्या बोलते हैं इसे, हिंदी में बता दूं, विश्वविद्यालय। मेट्रो स्टेशन का नाम भी है ना। ठीक है, यूनिवर्सिटीज, विश्वविद्यालय। नाउ इंस्टीट्यूशन जो हायर एजुकेशन देगी, पहली होगी यूनिवर्सिटी, एनी यूनिवर्सिटी। द सेकेंड इज कॉलेजेस और इंस्टीट्यूशंस। अब कौन से कॉलेज या कौन सी इंस्टीट्यूशंस जो कि रिकॉग्नाइज्ड और अफिलिएटेड टू यूनिवर्सिटीज, जो इन विश्वविद्यालयों से मान्यता प्राप्त है जिनको।
ठीक है, ऐसे कॉलेज और ऐसी इंस्टीट्यूशंस जिनको किसी ना किसी यूनिवर्सिटी से मान्यता प्राप्त है, रिकॉग्नाइज्ड मतलब जिसको पहचान है, मतलब पहचान मिली हुई है कि हाँ ये हमारे अकॉर्डिंग हमारे दिए हुए कोर्सेज को या इन कोर्सेज को पढ़ा सकते हैं अपने कॉलेजेस में या अपनी इंस्टीट्यूशंस में। ठीक है, तो रिकॉग्नाइज्ड या अफिलिएटेड बेसिकली एक टाइप से क्या मतलब हो गया इनका, मान्यता प्राप्त, मान्यता प्राप्त, जिन्हें मान्यता मिली हुई है। ठीक है, रिकॉग्नाइज्ड और अफिलिएटेड टू यूनिवर्सिटीज। जैसे एग्जांपल के लिए दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंडर बहुत सारे कॉलेजेस चलते हैं, आपको पता होगा, गार्गी कॉलेज एंड सो ऑन, सो बहुत सारे कॉलेज हैं जो कि एक यूनिवर्सिटी के अंडर काम कर रहे हैं, तो वो अफिलिएटेड टू सच यूनिवर्सिटीज हैं। तो गार्गी कॉलेज इज अफिलिएटेड कॉलेज ऑफ दिल्ली यूनिवर्सिटी। समझ आया? ऐसे कुछ इंस्टीट्यूशंस भी हो सकती हैं जो कि किसी पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी की अंडर काम कर रही है। ठीक है, मतलब इसके उससे अफिलिएटेड है, उससे मान्यता प्राप्त है कि हाँ कोर्सेज करा सकते हैं। समझ आ रहा है? नेक्स्ट इज स्टेट, स्टैंड अलोन्स, स्टेट नहीं, स्टैंड अलोन इंस्टीट्यूशंस। कुछ ऐसी इंस्टीट्यूशंस जो कि स्टैंड अलोन है, जो खुद के भरोसे खड़ी है, मतलब खुद अकेले अपनी एक आइडेंटिटी है। स्टैंड अलोन इंस्टीट्यूशंस, स्टैंड अलोन इंस्टीट्यूशंस, नॉन अफिलिएटेड, नॉन रिकॉग्नाइज्ड टू यूनिवर्सिटीज, जो कि किसी भी यूनिवर्सिटी को ना तो रिकॉग्नाइज है किसी से, ना मान्यता प्राप्त है बेसिकली, ना ही वो अफिलिएट है, किसी के साथ जुड़ी नहीं। अफिलिएट होता है जुड़ना किसी से। ठीक है, एक टाइप से या सो नॉन अफिलिएटेड, नॉन रिकॉग्नाइज टू यूनिवर्सिटीज, किसी के साथ उन्होंने साझेदारी नहीं की, साझेदारी तो छोड़ो, मतलब जुड़ी भी नहीं है, ना ही किसी से मान्यता प्राप्त है। स्टैंड अलोन इंस्टीट्यूशंस बोलते हैं, स्टैंड अलोन, स्टैंड मतलब खड़े होना, अलोन मतलब अकेले। ठीक है, स्टैंड अलोन इंस्टीट्यूशंस जो कि नॉन एफिलिएटेड और नॉन रिकॉग्नाइज्ड हैं टू यूनिवर्सिटीज। कोई डाउट है इसमें? सो हायर एजुकेशन की इंस्टीट्यूशंस को इन्हीं तीन मेन कैटेगरी में डिवाइड किया जाएगा। यूनिवर्सिटीज जिसके फर्दर क्लासिफिकेशंस हैं, आने वाली क्लासेस में हम सीखेंगे। कॉलेजेस और इंस्टीट्यूशंस जो रिकॉग्नाइज्ड और अफिलिएटेड हैं टू सम यूनिवर्सिटीज, एंड देन स्टैंड अलोन इंस्टीट्यूशंस। आई होप कोई डाउट नहीं है, इन केस हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना। ठीक है, ये मैं आपको एक्सप्लेन कर चुकी हूँ ऑलरेडी, एजुकेशन सिस्टम ऑफ इंडिया। ठीक है, ये मैंने चार्ट बताया था आपको। नेक्स्ट, इंडियन हायर एजुकेशन सिस्टम। बेसिकली इंडिया का हायर एजुकेशन सिस्टम की अगर मैं बात कर रही हूँ, तो इंडियन हायर एजुकेशन सिस्टम की अगर मैं बात करूँ तो उसमें क्या क्या काउंट होगा, बेसिकली हायर एजुकेशन सिस्टम बोल रही हूँ मैं अभी। ठीक है, तो उसमें पहला होगा अंडर ग्रेजुएट और बैचलर्स लेवल। कौन सा? अंडर ग्रेजुएट या बैचलर्स लेवल। व्हाट इज अंडर ग्रेजुएट और बैचलर्स लेवल? बैचलर का मतलब कुंवारा होता है, लेकिन उस सेंस में नहीं सोचना है आप लोगों को। ठीक है, अंडर ग्रेजुएट जिन्होंने ग्रेजुएशन कंप्लीट नहीं की है, अभी उसके प्रोसेस में है। अंडर मतलब उसके प्रोसेस में है, ग्रेजुएट ग्रेजुएशन होने के लिए। ठीक है, सो अंडर ग्रेजुएट और बैचलर्स लेवल, जैसे एग्जांपल के लिए मैं बताऊं, बीकॉम कॉमर्स स्ट्रीम, बीएससी साइंस के लिए, एंड समटाइम्स स्टूडेंट्स एमबीबीएस करते हैं, ये भी बैचलर्स लेवल पे आएगा, ध्यान रखना है, एटसेट्रा। ठीक है, नेक्स्ट पोस्ट ग्रेजुएट और मास्टर्स लेवल। पोस्ट ग्रेजुएट मीन्स, पोस्ट मीन बाद में, ग्रेजुएट मीन ग्रेजुएशन लेवल, पता ही है आपको। ठीक है ना, तो जिसकी ग्रेजुएशन हो चुकी है उसके बाद जो स्टडीज करी जा रही है पोस्ट ग्रेजुएट बोला जाएगा, अगर वो कर लेता है पूरी पोस्ट ग्रेजुएशन और मास्टर्स लेवल। ठीक है, इसमें जैसे एग्जाम्पल के लिए आएगा एमकॉम, एमएससी, पर्टिकुलर सब्जेक्ट में की जा सकती है, लेकिन मेन कोर्स डिपेंड करता है। जैसे बीकॉम कर रहे हैं कुछ स्टूडेंट्स, कुछ बीकॉम ऑनर्स कर रहे हैं, कुछ बीए इकोनॉमिक्स ऑनर्स कर रहे हैं, एंड सो ऑन, डिपेंड्स। ठीक है, एंड सो ऑन। नेक्स्ट इज डॉक्टरल स्टडीज, पीएचडी लेवल। डॉक्टरल, यू नो नाम के आगे डॉक्टर लग जाएगा, डॉक्टरल स्टडीज। इसको जो डॉक्टर्स हमारा ट्रीटमेंट करते हैं उससे कंफ्यूज नहीं करना है। डॉक्टरल स्टडीज पीएचडी लेवल, पीएचडी लेवल फिलोसफी ऑफ डॉक्टर, व्हाट, जिसको पीएचडी की फुल फॉर्म पता है वो मुझे लिख के कमेंट बॉक्स में बताएगा, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ पीएचडी। सो पीएचडी बेसिकली ये रिसर्च ओरिएंटेड होती है। क्या होता है इसमें? रिसर्च, रिसर्च ओरिएंटेड, अनुसंधान किया जाता है इसमें। क्या किया जाता है? अनुसंधान, जिसे बोलते हैं हम रिसर्च। ठीक है, हायर एजुकेशन में अंडर ग्रेजुएट लेवल, पोस्ट ग्रेजुएट लेवल, डॉक्टरल स्टडीज। नेक्स्ट इज
सर्टिफिकेट एंड डिप्लोमा प्रोग्राम्स। व्हाट इज दिस? सर्टिफिकेट एंड डिप्लोमा प्रोग्राम्स। बहुत स्टूडेंट्स ने सुना होगा क्या होते हैं सर्टिफिकेट प्रोग्राम्स। कुछ स्टूडेंट्स कर लेते हैं ना स्टूडेंट सर्टिफिकेट प्रोग्राम्स, जैसे बेसिकली कई बार हम कर लेते हैं, जैसे फ्रेंच में किसी को फ्रेंच लैंग्वेज सीखनी है तो सर्टिफिकेट, सर्टिफिकेट इन फ्रेंच लैंग्वेज, सर्टिफिकेट इन जर्मन लैंग्वेज। इस तरह से डिप्लोमा भी कर सकते हैं हम, जैसे पीजी डिप्लोमा, पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन इंटरनेशनल बिजनेस ऑपरेशंस। मतलब अलग अलग फील्ड्स होती है, बहुत सारी फील्ड्स हैं। तो ठीक है, बहुत सारे वेरियस न्यूमरस ऑफ कोर्सेज, बहुत सारे कोर्सेज प्रोवाइड किए जाते हैं ऑनलाइन ऑफलाइन बोर्ड में फॉर दी सर्टिफिकेट एंड डिप्लोमा प्रोग्राम्स। ठीक है, जनरली समटाइम्स सर्टिफिकेट प्रोग्राम्स तो 6 महीने के भी हो जाते हैं, अदरवाइज सर्टिफिकेट एंड डिप्लोमा प्रोग्राम्स मोस्टली 1 to 3 years के होते हैं। ठीक है, एंड सबसे ज़्यादा होते हैं 1 year के, कह सकते हो 1 year के बहुत ज़्यादा होते हैं। 6 महीने से जनरली स्टार्ट हो जाते हैं सर्टिफिकेट प्रोग्राम्स, लेकिन 6 months वाले हम काउंट करेंगे नहीं करेंगे वो डिपेंड करता है, क्योंकि वो हायर एजुकेशन के क्राइटेरिया में माना जाएगा नहीं माना जाएगा। ठीक है, तो इसलिए मैं 6 months वाला नहीं ले रही उसमें भी फिलहाल। हाँ, बट सर्टिफिकेट प्रोग्राम्स हमारे ऐसे होते हैं जो कि 6 महीने के भी होते हैं। ठीक है, बट हम काम कौन से कर रहे हैं यहाँ पे, जो 1 to 3 years वाले जनरली काउंट कर रहे हैं। ठीक है फिलहाल, बट डिपेंड्स ना। कोई डाउट तो नहीं है इसमें। अंडर ग्रेजुएट लेवल हमारा 3 years का था पहले, अब 4 का हो गया है। ठीक है ना, पोस्ट ग्रेजुएट भी डिपेंड करता है, जनरली 2 का होता है, समटाइम्स 3 का भी होता है। कुछ स्टूडेंट्स MCA करते हैं, सो MCA 3 years की होती है, MCOM 2 years की होती है। ठीक है, एंड डॉक्टरल स्टडीज के लिए मिनिमम टाइम है 3 years, ज़्यादा भी हो सकता है कम नहीं, मिनिमम 3 years आपको इस कोर्स को कंप्लीट करने में चाहिए, मतलब इन्वेस्ट होंगे आपके। ठीक है, सर्टिफिकेट एंड डिप्लोमा प्रोग्राम्स का मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ 1 to 3 years। कोई डाउट हो तो पूछ लेना अगेन। आगे इसको शीट रह गई या नहीं? ठीक है, अब नाउ एजुकेशन सिस्टम ऑफ इंडिया। अब इंडिया के एजुकेशन सिस्टम के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, एंड ये पॉइंट्स काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट सब कुछ ही है, बट हाँ MCQ फॉर्म में आ जाते हैं, बाकी सारी चीज़ें भी आ सकती है, पता सब कुछ होना चाहिए, छोड़ना कुछ नहीं है। नेवर गिव योर एग्जामिनर अ चांस कि वो आपको आपका मार्क्स कट करे, तो इतना अच्छे से पढ़ के जाओ कोई क्वेश्चन रहे ना एग्जाम में। ठीक है, सब ठीक करके आओ। सो 3rd लार्जेस्ट इन वर्ल्ड हमारा एजुकेशन सिस्टम इंडिया का 3रे नंबर पे सबसे बड़ा है। 3रे नंबर पे है, इससे पहले कौन कौन से हैं फिर, जिसको पता है कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। 1st नंबर पे USA, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। 2nd नंबर पे चाइना, कितना डेवलप्ड हो गया है चाइना, 2nd नंबर पे आता है एजुकेशन सेक्टर में भी। 1st नंबर पे है USA एंड 3rd नंबर पे हमारे इंडिया का है। ठीक है, नेक्स्ट मैंने लिखा है फॉलोड बाय USA। फॉलोड बाय USA मतलब पहले USA 1st रैंक, 2nd है चाइना की 2nd रैंक, उसके बाद 3rd नंबर पे हमारा इंडिया है। ठीक है, नेक्स्ट MOE आफ्टर 2020। व्हाट इज MOE? MOE स्मॉल ओ बना सकते हैं, मिनिस्ट्री। पता हो तो जिसको लिखिए फटाफट से कमेंट बॉक्स में, टेस्ट होता रहेगा साथ साथ, कितना कितना समझ आ रहा है क्लास में। मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन बताया था ना मैंने, पहले MHRD थी, 26 सितंबर 1985 में आई थी, 1985, हाँ ठीक है, और 2020 तक वो रही। उसके बाद हमारा मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन आ गया था। व्हाट इज दिस? ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन MOE। सो आफ्टर 2020, क्योंकि 2020 में हमारा MHRD का नाम चेंज होकर हमारा MOE हो गया। MOE ओ स्मॉल बना रही है, ऑफ है ना, चलो वो चीज़ छोड़ दीजिए। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। MHRD 1985 से 2020 तक रही। डेट कौन सी थी? 26 सितंबर। नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन, MHRD के साथ मैंने लिखा है नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन। क्यों लिखा है? नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन चल रही थी तब तक। जैसे 2020 में MOE आई, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन आई, NEP आ गया। ये NPE है, NPE मैंने पहले ही बताया था, 1986 को फॉलो किया जा रहा था, लेकिन बाद में आ गई NEP विच इज नॉट न्यू एजुकेशन पॉलिसी। दैट इज न्यू कह देते क्योंकि हमको न्यू लग रही है, लेकिन नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है ये 2020 में। ठीक है, उसके बाद नाउ इम्प्लीमेंटेशन ऑफ न्यू एजुकेशन पॉलिसी, जैसे मैंने यहाँ लिखा है, न्यू किस सेंस में बोल रहे हैं हम?
क्योंकि वो न्यू है हमारे लिए, लेकिन वो है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, ठीक है, न्यू नेप बोल सकते हैं हम इसमें, यहाँ पे एन। कोई डाउट तो नहीं है किसी को? देख लीजिए अच्छे से, ठीक है। नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट, यू नो, ये तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, हर किसी को पता हो क्या है ये, आज बता दिया, नेक्स्ट टाइम पता होना चाहिए सबको। टर्म इज डेमोग्राफिक डिविडेंड। डेमोग्राफिक डिविडेंड क्या होता है ये? इसे बोलते हैं जनसंख्या। ये वर्ड कंप्लीट नहीं है, इसको पूरा बताती हूँ मैं क्या बोलते हैं। जन सांख्यिकी है, एंड डिविडेंड किसे बोलते हैं? मैंने लिखा है लाभांश, लाभ का हिस्सा, वैसे लाभांश। सो हमारा डेमोग्राफिक डिविडेंड, जिसे हम जनसांख्यिकी है, लाभांश बोलते हैं, किसे कहा जाता है? डेमोग्राफिक डिविडेंड। मैंने बताया बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है डेमोग्राफिक। अच्छा, डेमोग्राफिक का मीनिंग क्या होता है? चलो मैंने यहाँ पे डेफिनेशन लिखी, पहले इसको देखते हैं, मतलब क्या लिखा है। वर्किंग क्लास पॉपुलेशन इज ग्रेटर देन नॉन वर्किंग। जब वर्किंग पीपल ज्यादा है नॉन वर्किंग से, तो उसे हम डेमोग्राफिक डिविडेंड की सिचुएशन बोलेंगे। लेकिन डेमोग्राफिक का मतलब क्या होता है? जनसांख्यिकी मतलब क्या होता है? ये हमारी जनसंख्या की संरचना से रिलेटेड है। जनसंख्या, जो हमारे लोग पॉपुलेशन है की संरचना, जिसे बोलते हैं स्ट्रक्चर ऑफ पॉपुलेशन। क्या बोलते हैं? डेमोग्राफिक मीन्स रिलेटेड टू स्ट्रक्चर ऑफ पॉपुलेशन, ठीक है। सो डेमोग्राफिक डिविडेंड एक ऐसी इकोनॉमिक कंडीशन है या ऐसी इकोनॉमिक स्टेज है जहां पे हमारे वर्किंग क्लास पॉपुलेशन इज ग्रेटर देन नॉन वर्किंग, ठीक है। ऐसा कंपोजिशन है हमारा कि वर्किंग क्लास ज्यादा है नॉन वर्किंग से। सो यू नो, और इसका ये सब किस वजह से हो पाता है? एजुकेशन एक बहुत बड़ा फैक्टर है, ठीक है। सो समटाइम्स डेमोग्राफिक डिविडेंड का एक बहुत बड़ा रीजन है एजुकेशन, ठीक है। और इसको समटाइम्स हम एजुकेशन से मिलने वाला डिविडेंड भी बोलते हैं। एजुकेशन बहुत बड़ा कंट्रीब्यूटरी है इसको। समझ आया मैंने क्या बोला? सो डेमोग्राफिक डिविडेंड ऐसी इकोनॉमिक कंडीशन है जिसमें हमको काफी सारे बेनिफिट्स तो होने ही वाले हैं। एजुकेशन अटेन होती है, मेंटालिटी काफी हद तक चेंज होती है, वी ग्रो मोर, बहुत सारा डेवलपमेंट होता है। सो उसमें वर्किंग क्लास पॉपुलेशन इज ग्रेटर देन नॉन वर्किंग, ठीक है। एंड बेसिकली डेमोग्राफिक डिविडेंड की एक सिचुएशन में अगर बात करें तो ये और बेटर होता जाएगा इन केस अगर यंग जो पीपल हैं, आज की यंग पॉपुलेशन जो है, अगर वो इंक्रीज होती है एंड फर्टिलिटी अगर डिक्रीज होता है, फर्टिलिटी डिक्रीज होगा और यंग पॉपुलेशन अगर इंक्रीज होगी तो हमारा डेमोग्राफिक डिविडेंड के चांसेस हैं कि ये बहुत अच्छे लेवल पे ग्रो होगा एंड मोस्ट प्रोबेबली होगा, जिस तरह से ट्रेंड्स जा रहे हैं हमारे, ठीक है। समझ आया डेमोग्राफिक डिविडेंड क्या है? जब वर्किंग क्लास पॉपुलेशन ज्यादा है नॉन वर्किंग से। नेक्स्ट, आई होप आप सबको समझ आ गया होगा। कोई भी अगर डाउट है कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करना, सारा अच्छे से रिवाइज करना है, तभी आपके माइंड में रिटेन रहेगा, ठीक है। होमवर्क दे रही हूँ, होमवर्क में सबसे पहला होमवर्क मेरा क्या है ये ध्यान रखना, और ये आज के लिए नहीं है, ये हमेशा के लिए, कि आज सुन लिया लेकिन आगे अप्लाई होगा नहीं होगा, ये रोज अप्लाई होगा। होमवर्क में आपको क्या करना है? डेली रिवाइज करना है। ओरल रिवीजन, अगर मैथ्स के क्वेश्चन होंगे, मैथमेटिकल क्वेश्चन होंगे, प्रैक्टिस करनी है, अदरवाइज डेली ओरल रिवीजन एटलीस्ट हार्डली 5 मिनट्स लगेंगे मेरे हिसाब से आपको, जिस तरह से मैंने एक्सप्लेन किया है। आई होप 5 मिनट्स ज़्यादा से ज़्यादा है बिफोर गोइंग टू योर बेड और वट एवर। 5 मिनट के लिए रिवाइज कीजिए। डेली ओरल रिवीजन करनी है आपको। कितनी बार? 2 बार। बेसिकली मेरी क्लास अभी हुई, आपने पढ़ा, मेरे जाने के इमीडिएटली बाद जब भी आपको टाइम मिले, ये क्लास ओवर होने के बाद जब भी आपको टाइम मिले, एक बार रिवीजन कीजिए, ओरल रिवीजन, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्लास मेरी जब भी लोगे, उसमें आने से पहले आपको सब कुछ रिवाइज करना है ओरली। 2 बार अगर रिवीजन करोगे काफी हद तक माइंड में रिटेन रहेगा, आई गेस, ठीक है। बाकी अपने इंपॉर्टेंट नोट्स खुद से बना सकते हैं आप, की पॉइंट्स एंड ऑल के, ठीक है। सो रिवीजन कितनी टाइम करनी है? 2 टाइम्स। एंड सेकेंड थिंग हमारी क्या है, जो मैंने क्वेश्चन दिए हैं इन सबको सॉल्व करना है। व्हाट इज डेमोग्राफिक डिविडेंड ऑफ इंडिया फॉर द एज ग्रुप 18 to 60 years, ठीक है। नेक्स्ट इज राइट फ्यू नेम्स ऑफ कोर्सेज
परस्यूड एज अ पार्ट ऑफ टर्शियरी एजुकेशन, तृतीयक शिक्षा क्षेत्र के लिए जो जो हम कोर्सेज करते हैं, परस्यू मतलब जो जो से कोर्स हम करते हैं उनके नाम लिखे हैं, ठीक है। राइट फ्यू न्यू एंड इमर्जिंग कोर्सेज, कुछ नए और इमर्जिंग कोर्सेज के नाम लिखिए। ऑल्सो राइट विच कैटेगरी ऑफ एजुकेशन सिस्टम डू दीज बिलोंग टू, ठीक है। किस बेसिकली आपको समझ आ गया किस कैटेगरी को बिलोंग करते हैं। आई होप आपको सब कुछ समझ आएगा। अगर नहीं आया कुछ भी, कोई भी डाउट है, आप मुझसे नेक्स्ट सेशन में पूछ सकते हैं या कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।